नमस्कार। आज हम महादेवी वर्मा लिखित दूसरा पाठ निराला भाई पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन में विभिन्न संस्मरण, परिचय, स्मृति के आधार पर व्यक्तियों का परिचय दिया हुआ है। इस परिचय के अंतर्गत महादेवी जी ने निराला पाठ, निराला भाई यह पाठ लिखा है। आपके सामने निराला भाई पाठ का परिचय दिया हुआ है। लेखक परिचय: महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। हिंदी साहित्य के जगत में प्रतिभाशाली कवयित्री के रूप में इन्हें पहचाना जाता है। इनकी कृतियां जो है निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, सांध्य गीत, यामा आदि इनके कविता संग्रह है। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार यह रेखा चित्र है। अब अभी संस्मरण जो है यह विधा का परिचय इन्होंने यहाँ पर दिया है। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण विधा का अपना विशिष्ट स्थान है। हम हमारे जीवन में आए किसी भी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से प्रभावित रहते हैं। अर्थात अगर हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आता है तो उसके जीवन से संबंधित घटनाएं, उसका जीवन कैसा है, इसकी हमें उसके जाने के बाद में भी यादें आते रहती है। इसे ही संस्मरण कहा गया है और इसी संस्मरण का परिचय लेखिका ने इस पाठ के माध्यम से यहाँ पर किया है। स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख को ही संस्मरण कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला, इनके जीवन पर आधारित है। निराला जी हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। छायावाद अर्थात महादेवी वर्मा, निराला जी, सुमित्रानंदन पंत, इनके काल में जो साहित्य लिखा गया उसे छायावादी साहित्य कहा गया है। क्रांतिकारी लेखक यानी जो पुराना समय है, उस समय की रीति है, उस पर वार करने वाले, उस पर टीका टिप्पणी करने वाले लेखक अर्थात क्रांतिकारी लेखक। अब इस पाठ में निराला जी का जीवन परिचय दिया गया है। निराला जी ने अपने जीवन में बहुत सी उदारता दिखाई। खुद वे निर्धन थे अर्थात उनके पास में ज्यादा पैसा नहीं था। निर्धनता में जीवन व्यापन करते थे, परंतु दूसरों के आर्थिक बोझों को भी वो स्वयं ढोते। अर्थात अगर दूसरे कोई संकट में है, आर्थिक संकट में, जिनके पास में पैसा नहीं है, तो उन्हें मदद करने का काम वो करते थे। अब मदद करते समय वह यह देखते नहीं थे कि अपने पास में पैसा है या नहीं, जो भी है उसमें से जितनी भी हो सके वो मदद करते। यहाँ तक कि अपनी वस्तुओं को भी वो दान में दिया करते थे। उनके जीवन में भी बहुत सा अंधेरा छाया रहा, अर्थात जो उनके परिचित साथी में उनके परिवार के सदस्य है, उनकी भी मृत्यु कम आयु में हुई, वह भी दुख उन्हें झेलना पड़ा। परंतु उन्होंने अपने जीवन को इस दुख से बाधित न होने दिया। परिवार की वियोग की व्यथा को उन्होंने सहा और संवेदनशील लेखक के रूप में वे बने रहे। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान था, अर्थात उनके व्यक्तित्व में दृढ़ता थी, निश्चय था, इसलिए किसी भी दुखों को उन्होंने आसानी से सह लिया। उन्होंने आतिथ्य करने में अपनापन दिखाया। आतिथ्य यानी अतिथियों का सत्कार। हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसका अच्छे से सत्कार करते हैं, उन्हें खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं करते हैं, अर्थात उनका सम्मान करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने आतिथ्य का सत्कार भी अच्छे से किया। अब इनके पास में ज्यादा पैसा नहीं था, फिर भी उन्होंने आतिथ्य का सत्कार अच्छे से किया। इन्हीं गुणों को लेखिका ने स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर व्यक्त किया है। अभी आपके सामने हम देखते हैं दूसरा पन्ना पाठ का
पेज नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने जानकारी दी है कि किस प्रकार से लेखक के साथ उनकी मुलाकात हुई। आपके पास में किताब है, आप उसे पढ़ें। मैं आपको छोटी छोटी कहानियों के रूप में यहाँ पर बताता हूँ। लेखिका एक दिन कवि से, लेखक से मिली, निराला जी से, और उस समय अगस्त महीना था, इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार वगैरह जो था वो पास में आया था या फिर हो चुका था, तो इसलिए उन्होंने उनसे सवाल पूछे कि आपकी कलाई जो है वो खाली दिखाई देती है, किसी ने राखी नहीं बांधी है क्या? तो निराला जी ने हंसते हंसते जवाब दिया, कौन सी बहन हम जैसे भुक्कड़ भाई को राखी बांधेगी? हम जैसे भुक्कड़ भाई को, अर्थात उनके पास में राखी अगर बंधवाते तो उसके बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो भुक्कड़ हूँ, मेरे पास में कुछ नहीं। तो महादेवी जी कहती है कि मुझे चलेगा, मैं तो आपको राखी बांधूंगी। और तब से निराला जी लेखिका के निराला भाई हुए, इसलिए हम देखते हैं कि संस्मरण में उन्होंने निराला भाई लिखा है। उन्होंने बताया कि निराला जी का जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त था और निर्धनता थी, पैसा नहीं था, गरीबी थी। ऐसे गरीबी में जीवन जीते समय उन्हें लगा कि निराला जी का जो निराला जी की जो आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति को थोड़ा बहुत सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने अर्थशास्त्र पर बहुत गर्व किया, लेखिका ने, और निराला जी से उन्होंने कहा कि मैं आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहती हूँ, अतः मैं आपकी आर्थिक पीए हूँ, आप मुझे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका दीजिए। अब ऐसे करने पर निराला जी हंसने लगे और कहने लगे कि बहन, तुम भी अब प्रयास कर ही लो। तो लेखिका ने भी पक्का निश्चय किया कि मैं उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश करूंगी, और उन्होंने कहा कि मैं आपका महीने का बजट बनाकर देती हूँ। फिर लेखिका ने उनका महीने का बजट बनाया। निराला जी ने जो 300 रुपए उन्हें महीने के मिले थे वो उन्हें दिए और कहा कि अब आप मेरा बजट बनाकर दीजिए। लेखिका ने अपने अर्थशास्त्र पर गर्व किया और बजट बना डाला। दूसरे ही दिन निराला जी पहुंचे और 50 रुपए मांगे। किसी विद्यार्थी के पास में पैसा नहीं था परीक्षा की फी भरने के लिए, सो निराला जी को वो पैसे देने थे अपनी ओर से, तो उन्होंने महादेवी जी से पैसे मांगे। और फिर एक दूसरे दिन लखनऊ के किसी टांगे वाले की माँ को 40 रुपए का मनी ऑर्डर उन्हें देना था, क्योंकि वो बीमार थी। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपए देने थे, अर्थात उनका एक मित्र था जिनकी मृत्यु हो गई थी, उसकी एक भतीजी थी, तो उसकी शादी थी, उसकी शादी में खर्च के लिए उन्हें 100 रुपए देने। इस प्रकार से लगभग 100, 50, 40, तो लगभग उनके 190 रुपए खर्च हो गए। और इसी प्रकार से दान का खाता जो था वो आगे बढ़ता ही गया। लेखिका को अच्छे से समझ में आ गया कि इनका बजट बनाना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे व्यक्ति का भला ही बजट छोटा है, परंतु उनका दिल जो है वो काफी बड़ा है, अर्थात हृदय की विशालता है। भले ही आर्थिक स्थिति छोटी है, परंतु हृदय की विशालता इतनी बड़ी है, हृदय का बजट इतना बड़ा है कि उसे कोई भी जीत नहीं सकता। तो इस प्रकार से उन्होंने उनके आर्थिक स्थिति को वर्णन किया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि उनके जीवन में जो विभिन्न अतिथि आए, मेहमान आए, उसकी उन्होंने किस प्रकार की खातिरदारी की। एक बार लेखिका और एक मित्र परिवार या निराला जी के यहाँ गए और देखने लगे कि निराला जी यह सभी जो लेख है वो कहाँ लिखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए, बड़े प्रयत्न से जी बगल में गुप्त जी के बिछोने का बंडल दबाए, दिया सलाई के क्षण प्रकाश क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा है।
अर्थात वो जहाँ लिखते थे उस अंधेरी कोठरी में वो हमें लेकर गए। वहां पर एक दिया था जिसमें कपड़े की बत्ती जलाने के लिए रखी गई थी। तेल तो उसमें नाम मात्र था, तेल था ही नहीं ज्यादा, फिर भी वो दिया जलने का प्रयास कर रहा था। वह घर सुख सुविधा शून्य था, अर्थात उस घर में ज्यादा कुछ सुख सुविधाएं नहीं थी, कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी वस्तुएं नहीं थी, परंतु वो कहती है कि गृह स्वामी का विशाल आकार और उनकी आत्मीयता से भरा हुआ था। अर्थात निराला जी का जो मन है वो काफी बड़ा था, इसलिए वह जो गरीबी है वह उसमें कहीं छिप जाती थी। तो गुप्त जी लेखिका उनके यहाँ पर अतिथि बनकर गए थे। उनका उन्होंने बहुत अच्छे से स्वागत किया। उन्हें बैठने के लिए धोती और जो भी चादर वगैरह थी वो बिछा कर दी। उनका सत्कार करने के लिए एक नई मटकी उन्होंने खरीद कर लाई, क्योंकि उनके यहाँ पर ज्यादा जो मटकी थी वो खराब थी। नई मटकी लाई, उसमें उन्होंने पानी भरकर लाया देने के लिए, और कुछ खाने के लिए वस्तुएं जो थी वो उन्होंने खुद बनाई और उन्हें खिलाई। ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियां, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। यानी बहुत बार लेखिका को वो कहते कि घर में अतिथि आ गए हैं और घर में कुछ भी सामान नहीं है। ऐसे में अगर आपके पास कुछ है, जैसे चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां है, घी है और कुछ अन्य सामान है, तो जल्द से जल्द दे, ताकि वो अतिथि का सम्मान कर सके। अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक आता है। जो अपना घर समझकर आए हैं, उनसे यह कैसे कहा जाए कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा। तो लेखिका कहती है कि हमेशा वो सबका स्वागत करते थे, और भोजन करने आए अतिथि को वो ये नहीं कह सकते थे कि वे यहाँ से जाए, उन्हें तो वो खिलाकर ही भेजते। भोजन बनाने से झूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए खुद ही किया करते थे। इस प्रकार से अतिथि का सत्कार करना उन्हें अच्छे से आता था। उन्होंने कहा है कि सुमित्रा नंदन पंत जो दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे, यानी उन्हें बुखार आया था, टाइफाइड हुआ था, तो किसी अखबार में उनके बारे में एक खबर छपी थी कि उनकी मृत्यु हो गई है। अब ऐसे खबर पढ़कर निराला जी बहुत ही परेशान हो गए और उन्होंने सोचा कि जाकर दिल्ली में उन्हें देखकर आना चाहिए। अब वहां जाने के लिए भी पैसों की कमी थी, अकस्मात खर्च आ पहुंचा। अब वो वहां पर जाना तो चाहते थे, पर जाए कैसे। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति खो बैठे। लेखिका ने कहा कि मुझे तो विश्वास भी नहीं हुआ कि इस प्रकार कोई झूठी खबर भी छाप सकता है, परंतु निराला जी एक बच्चे के समान मानो रोने लगे। सो अब उन्हें मैं कैसे सांत्वना दूं। तो मैं स्थिर हो गई और मैंने कहा, ठीक है, समाचार जानने के लिए तार दिया है। वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आ गया हो। अर्थात वो कहती है कि यह खबर सुनाने के लिए वो सुबह 4 बजे मेरे घर पर आए, परंतु मैं सोई हुई थी, मेरा दरवाजा बंद था, और यह खबर देने के लिए वो सुबह तक, यानी सूरज निकलने तक मेरी प्रतीक्षा करते रहे। जब सूरज निकला मैं नींद से उठी और मैंने दरवाजा खोला, तब उन्होंने मुझे यह समाचार सुनाया। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह 4 बजे से मेरे गेट के सामने बैठे हुए हैं। मुझे आश्चर्य हुआ और वे इतना ही कह सके कि अब हम भी गिरते हैं। पंत के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। यानी यह बहुत बुरी खबर है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। लेखिका कहती है कि मैंने बहुत बार उन्हें समझाने की कोशिश की, फिर बाद में पता चला कि ऐसा कुछ हुआ
नहीं है। इस प्रकार से उनके संवेदनशील मन की स्थिति लेखिका ने यहाँ पर प्रस्तुत की है। उसके बाद में उन्होंने बताया है कि उनकी दानी प्रवृत्ति कैसी है। वो अपने घर की चीजें तो दान में दे ही देते थे, साथ ही में जो अन्य उन्हें पुरस्कार प्राप्त होते थे उससे कुछ अंश मिलता था धन का, वो भी वो दान में लगा देते थे। पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ वे कहते, वह तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। अर्थात दान में मिली हुई जो राशि है, पैसा है, वो तो धन जो है वो दूसरों का ही है। वो अपने लिए अगर वो प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे तो ठीक नहीं है। इसलिए दूसरों का पैसा दूसरों के उपयोग में ही आए तो अच्छा है। तो इस प्रकार उनकी दानी प्रवृत्ति उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट की। इस पाठ में विभिन्न प्रकार की उनकी प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है। यह एक भाग हम अब यहाँ पर समाप्त करते हैं और इस भाग में हमने देखा कि महादेवी वर्मा ने किस प्रकार से यहाँ पर प्रस्तुत किया है पाठ को। इस पाठ में आप जो विभिन्न कृतियां है उसे आपको हल करना है और इन कृतियों को आपने अपनी बुक में लिख कर रखना है। आपने जो हिंदी के लिए बुक बनाई हुई है उसमें आपको इसे लिख कर रखना है। अगला जो भाग है पाठ का वो आपको दूसरे वीडियो में सेंड किया जाएगा, तब आप उसमें उस पाठ के भाग को, हिस्से को देखें। अभी के लिए इतना ही और हम पाठ को यहाँ पर समाप्त करते हैं।